दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगातार बिगड़ते रिश्तों की तथा उससे दोनों सदनों के अध्यक्षों की भूमिका पर उठते सवालों की। संसद के दोनों ही सदनों में आसन और विपक्ष के बीच भी बढ़ती तल्खी संसदीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। एक दूसरे पर आरोप के उदाहरण अतीत में भी मिल सकते हैं, लेकिन 26 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तल्ख टिप्पणियां भविष्य के लिए चिंताजनक संकेत हैं। स्पीकर ओम बिरला ने खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष को संसदीय नियम प्रक्रिया और परंपराओं के अनुरूप आचरण की नसीहत दी, तो राहुल गांधी ने अलोकतांत्रिक तरीके से सदन चलाए जाने का आरोप लगाया। संकेतों में ये बातें पहले भी कही जाती रही हैं, लेकिन इस बार संसदीय मर्यादा और गरिमा की झीनी चादर भी तार तार हो गई। जो घटनाक्रम नजर आया उसके मुताबिक शून्यकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने अपने संज्ञान में आए कुछ वाकयों के हवाले से कहा कि सदन में पिता और बेटी, माँ और बेटी तथा पति और पत्नी मेंबर के रूप में बैठते हैं। इसलिए नेता विपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना व्यवहार सदन के रूल 349 यानी 349 के अनुरूप ही रखें। उसके साथ ही स्पीकर ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी। उन वाक्यों की बाबत न तो स्पीकर ने कुछ बताया और न ही अपनी नसीहत की पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी दी। सत्ता पक्ष या लोकसभा सचिवालय की ओर से भी आधिकारिक रूप से इस बाबत कोई टिप्पणी नहीं की गई। लोकसभा देश का सर्वोच्च निर्वाचित सदन है। मतदाताओं को जानने का हक है कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोकतंत्र के मंदिर में कैसा आचरण करते हैं। वैसे बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अवश्य 2 वीडियो के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी की है कि यह अपमानजनक है कि लोकसभा स्पीकर को सामान्य संसदीय मर्यादा के प्रति भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आगाह करना पड़ता है। बिना तारीख वाले इन वीडियो में से एक वीडियो में ओम बिरला राहुल गांधी से सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, तो दूसरे में राहुल अपनी सांसद बहन प्रियंका गांधी की चेहरे को छूते हुए उनसे कुछ कह रहे हैं। यह प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या ओम बिरला इस वीडियो के ही अपने संज्ञान में आने की बात कह रहे थे। जाहिर है, नेता प्रतिपक्ष के बोलने के लिए खड़ा होते ही स्पीकर द्वारा बिना कोई कारण बताए उन्हें आचरण पर नसीहत देते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर देने पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस गुस्से में है। अब इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दल भी एकजुट हो गए हैं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी ने स्पीकर पर निराधार टिप्पणी करने और फिर जवाब का मौका न देने तथा अलोकतांत्रिक तरीके से सदन चलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जब सदन में ही नहीं बोल पाए तो राहुल ने बाहर आकर मीडिया से कहा कि नेता प्रतिपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्तक्षेप का मौका देने की परंपरा रही है, लेकिन उन्हें वैसा नहीं करने दिया जा रहा। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए जगह होती है, लेकिन यहाँ विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। यह किस तरह सदन चलाया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं शांत बैठा था, मैं कुछ भी नहीं बोला। पिछले 7-8 दिन से मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। राहुल ने उदाहरण दिया कि पिछले सप्ताह कुंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वह भी बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं बोलने दिया गया। जाहिर है, जब तक स्पीकर या लोकसभा सचिवालय की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया जाता, 99 सांसदों के साथ लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस
और उसके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तेवर आक्रामक ही बने रहेंगे। अन्य विपक्षी दलों के भी एक साथ आ जाने से ये तेवर और तीखे हो सकते हैं। लोकसभा स्पीकर पहले भी नेता प्रतिपक्ष को नसीहतें देते देखे गए हैं। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की स्पष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी एक पक्ष की भूमिका को कम आंकना उचित नहीं। राजनीतिक रूप से दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं वाले पक्षों में मत भिन्नता स्वाभाविक है, जो कई बार आरोप प्रत्यारोप और टकराव का रूप ले सकती है। तब सदन के अध्यक्ष की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बेशक अध्यक्ष का चयन सदन में बहुमत से तय होता है, इसलिए वह सत्ता पक्ष के ही सदस्य होते हैं, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उनसे किसी दल के खिलाड़ी के बजाय सदन के संरक्षक की भूमिका अपेक्षित होती है। अधिक सरल और स्पष्ट शब्दों में कहें तो सत्ता पक्ष से आने के बावजूद स्पीकर सदन में खिलाड़ी नहीं, रेफरी की भूमिका में होने चाहिए, जो निष्पक्ष भाव से सही गलत का फैसला करें और ऐसा करते हुए दिखे भी। संवैधानिक अपेक्षा भी यही है कि स्पीकर को दलगत राजनीति से परे सदन के संरक्षक की निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। पर ये संगमा सोमनाथ चटर्जी जैसे ऐसे स्पीकर कम ही हुए हैं। सबसे उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया था नीलम संजीव रेड्डी ने। 1967 में स्पीकर चुने जाने पर नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस की सदस्यता से भी यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि स्पीकर को किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वही संजीव रेड्डी 1977 में दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने और कुछ समय बाद देश के निर्विरोध राष्ट्रपति भी बने। 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु संधि के विरोध में मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने पर माकपा यानी सीपीएम ने अपने सदस्य सोमनाथ चटर्जी को स्पीकर पद छोड़ने के लिए कहा था, पर उन्होंने खुद को दलगत राजनीति से ऊपर बताते हुए इनकार कर दिया। जवाब में सीपीएम ने चटर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया था। दरअसल पिछले कुछ दशकों में स्पीकर का पद दलगत राजनीति का अखाड़ा बन गया लगता है। इसी साल बजट सत्र में राज्यसभा में तो सभापति, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, जगदीप धनखड़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आ गई। नोटिस देने की अवधि संबंधी नियम का पालन न किए जाने पर वह खारिज हो गया, पर उससे सभापति की सदन के निष्पक्ष संरक्षक की भूमिका पर आंच तो आ ही गई। पिछली लोकसभा के कार्यकाल में दोनों ही सदनों से विपक्षी सदस्यों की रिकॉर्ड संख्या में निलंबन से उठे सवालों से भी सदन के संरक्षक की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ी तो हरगिज नहीं। विडंबना यह है कि अविश्वास का गहराता यह संकट राष्ट्रव्यापी है। संवेदनशील मुद्दे पर बहस या अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय में तो स्पीकर की भूमिका अहम रहती ही है। किसी दल में बगावत या विभाजन की स्थिति में वो निर्णायक बन जाती है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में विभाजन के घटनाक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका की राजनीतिक गलियारों से लेकर न्यायपालिका तक में कड़ी आलोचना हुई। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कालों में स्पीकर शिवराज पाटिल ने अजित सिंह के जनता दल में विभाजन को एक जारी प्रक्रिया करार दे दिया था। जाहिर है ऐसे आचरण से सदन के संरक्षक की विश्वसनीयता गिरती ही है, निखरती तो हरगिज नहीं। इस गंभीर संकट का समाधान दलगत सोच से ऊपर उठकर ही खोजा जा सकता है, पर हमारी राजनीति तो उसी की बंधक नजर आती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर।